जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। इस्तिकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम निहाल भाई चक्की वाले, इस प्रोग्राम के कन्वीनर हमारे दोस्त मन्नान बेग साहब, मंच पे तशरीफ फरमा, इस इलाके के और हमारे शहर के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें, सबसे पहले मैं मन्नान बेग साहब, उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मन्नान बेग साहब ने पार्टी के तमाम ही नौजवान यूथ बॉडी के तमाम ही साथियों का इस्तिकबालिया रखा, उनको इस्तिकबाल दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत दिनों के बाद आज नुमानी नगर में आप लोगों से बात करने का मौका मिला। शायद असेंबली इलेक्शन के बाद आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, और इलेक्शन आप लोगों ने, हम लोगों ने, बहुत इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा। शेख रशीद साहब की क़यादत में कई असेंबली इलेक्शन हमने लड़ा, कई कारपोरेशन के इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा, और हमेशा ये इलाके ने हमेशा शेख रशीद साहब का साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, हमारी पार्टी का साथ दिया, हमारे उम्मीदवारों का साथ दिया, और एक मजबूत ढाल बनकर आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। हम लोगों ने कभी भी आपको पराया नहीं समझा। हमेशा आप लोगों को साथ लेकर चलने की हम लोगों ने भरपूर कोशिश की। इलेक्शन में हार गया, आप लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की, 162 वोट से हम इलेक्शन हार गए। आप लोगों ने मजबूती से इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार का सामना हमको करना पड़ा। वापस आप लोगों के सामने एक मौका भी सामने है। कॉरपोरेशन का चुनाव, कॉरपोरेशन का इलेक्शन, ये 3 महीनों के अंदर हो जाएगा, और फिर एक मर्तबा आपको फैसला करना है, शहर के आवाम को फैसला करना है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कौन सी पार्टी का मेयर बैठना चाहिए, आप किसको बैठाना चाहते हैं, ये बात का फैसला शहर के आवाम को करना है। उम्मीद है कि शहर की आवाम मालेगांव शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर इस्लाम पार्टी का पहला मेयर बैठाने की कोशिश करेगी और हमको मौका देगी, हमें उम्मीद है। दोस्तों और साथियों, यह कॉरपोरेशन का इलेक्शन बहुत अहमियत का है, बहुत अहमियत का है। अगर आप इसको मामूली से इलेक्शन मत समझना। मैं तो आमतौर पर असेंबली इलेक्शन और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर फर्क होता है। असेंबली के इलेक्शन में एक उम्मीदवार होता है जो पूरे शहर का उम्मीदवार होता है,
फिर मुखालिफ पार्टी का एक उम्मीदवार होता है, लेकिन वार्ड के इलेक्शन के अंदर जो पैनल है वो 4 उम्मीदवार का होगा। लेकिन हमारे मुखालिफ लोग ऐसी माहौल बनाने की कोशिश करते, यानी हमारे अपने वर्करों को बोलते हैं, हमारे ही चाहने वालों को बोलते हैं कि यार हमने असेंबली में कुछ बोला क्या, आपको रोका क्या, आपने शेख आसिफ का काम किया तो हमने कुछ बोला क्या, अब मैं तो तेरा दोस्त हूं, मैं तो मोहल्ले का हूं, मैं तो गली का हूं, मैं तो रिश्तेदार हूं, इस मर्तबा तू मुझको वोट दे, मेरा काम कर। इस तरीके का माहौल हमारे वर्करों के बीच बनाया जाता है। लेकिन अब आपको, इससे पहले भी मैंने कहा, ना कोई रिश्तेदारी नहीं देखना है, कोई बिरादरी नहीं देखना है, कोई मसलक नहीं देखना है और कोई दोस्ती नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अगर बिरादरी के अंदर बटोगे, रिश्तेदारी में बटोगे, दोस्ती में बटोगे, तो नुकसान हमारा अपना होने वाला है, शहर का होने वाला है। ये बात आज आपको याद रखना है तमामी साथियों को। बहरहाल मुझे उम्मीद तो बहुत है, इस मर्तबा बहुत उम्मीद है कि आप मुझको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों को 19 का असेंबली के इलेक्शन में हारा, आप लोग मायूस हुए, हम मायूस हुए, हम फिर भी 5 साल आवाम के बीच में रहे। फिर अभी इलेक्शन हम लोग हार गए, फिर हम दूसरे दिन से आप लोगों के बीच में हैं, फिर हम आपके बीच में आके आवाम का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब हार का सामना हम लोगों को ना करना पड़े और आप लोग इस मर्तबा जीत हम लोगों को दिलाए और इक्तिदार हमारा अपना होना चाहिए। आज जिस रोड के ऊपर हम बैठे हैं, मैं ये खुशखबरी देने के लिए खास तौर पर आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं रियाज मेमन साहब को बोल रहा था कि यार कल परसों के दिन जिसे भी आया था खड्डा खोदने के लिए आपने अकाल दिया, तो बोले मुझे नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं। मैं इलेक्शन हारा, लेकिन मैंने वादा किया था कि इस इलाके के जो काम मैंने मंजूरी के लिए डाला है, मैं हारने के बाद भी इसको मुकम्मल करूंगा। ये वादा मैंने किया था और आज मैं खुशखबरी देने के लिए यहां पर आया कि ये पीछे का 60 फीटी रोड से सलामताबाद चौक तक सीमेंट कंक्रीट का रोड, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये सीमेंट कंक्रीट का रोड मंजूर हो गया और अगर आप चाहे तो कल से काम शुरू कर सकते हैं। कल से ये रोड मंजूर हुआ। पीछे का 60 फीटी रोड निजामिया मस्जिद से लेकर मदनी नगर तक का रास्ता, वो सीमेंट कंक्रीट मंजूर हो गया, वो भी कल से काम शुरू कर सकते हैं आप। बाबू भाई पारस के पीछे वाला जो रोड है मस्जिद वाला, फतमुत जोहरा मस्जिद के पास वाला रास्ता, वो रास्ता मंजूर हो गया। मदनी नगर के बाजू में जो दवाखाना है, तड़वी नगर से लेकर रिक्शा स्टॉप के आगे तक वो सीमेंट कंक्रीट रास्ता मंजूर हो गया। पीछे सलामताबाद के पीछे जो प्राइमरी स्कूल है जो टूटी हुई है, वहां पर शादी हॉल मंजूर हो गया। रौनकाबाद जय हिंद बैंक से लेकर डॉक्टर रियाज के दवाखाने तक का रौनकाबाद का मेन रास्ता, वो भी सीमेंट कंक्रीट रोड मंजूर हो गया। और डॉक्टर रियाज के दवाखाने के पास से लेकर
हाजी नजमुद्दीन खजूरवाला साहब के मकान तक अब्बास नगर वाला रास्ता सीमेंट कंक्रीट रोड मंजूर हो गया। ये काम मंजूर हो गए, ये काम कल से सुबह से शुरू कर सकते हैं। ये खुशखबरी देने के लिए असली में मैं यहां पर आया। उसी के साथ साथ इस्लामिया कॉलोनी में जो शादी हॉल है, वो शादी हॉल के लिए 1 करोड़ रुपया वहां शादी हॉल मंजूर हुआ, वो भी काम कल से शुरू कर सकते हैं 1 करोड़ रुपया से। और जमूर कॉलोनी के अंदर, जो जमूर कॉलोनी के बीच में एक ओपन स्पेस है, वहां पर 50 लाख रुपया मंजूर हुआ, वो भी शादी हॉल के लिए। आप इस बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 करोड़ रुपए के शहर से मैंने काम मंजूर करवाया पूरे शहर भर में, तो तकरीबन आधा फंड इस रौनकाबाद इस इलाके के अंदर हमने दिया। और ये काम इंशाल्लाह ये 3 महीने के अंदर मुकम्मल करना है। अब आप जिम्मेदारान तय कर लो कि पहले कौन से रोड की शुरुआत करना है। वजह, अगर ये रास्ता हम खोदेंगे, क्योंकि ये रोड के ऊपर रोड नहीं बनेगा, ये रोड को पूरी तरीके से निकाला जाएगा, नीचे कंक्रीट बिछाया जाएगा, उसके ऊपर फिर सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा। और उससे पहले यहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड गटर हम लोगों को पहले बनाना है, वो पहले डाली जाएगी। इसके लिए बारिश का मौसम में परेशानी होगी। मैं तो कल बोलेंगे खोद के चले गए, काम लेट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो आपको थोड़ी तकलीफ उठाना है। मैं जल्द से जल्द काम शुरू करवाऊंगा, लेकिन ये हम लोग को मुकम्मल करना पड़ेगा इस तरीके से। सीमेंट कंक्रीट रास्ता जहां भी बनेगा उसके अंदर अंडरग्राउंड गटर जाएगी पहले, उसके ऊपर रास्ता बने, ताकि बाद में रोड को तोड़ा ना जाए, हमको रोड को तोड़ना ना पड़े कोई पाइपलाइन के लिए। इस तरीके से कामकाज है। अब आप बताइए कब उद्घाटन करना है, कहां जेसीबी लगाना है, कहां रोड का काम शुरू करना है। आप जब बोलेंगे, जब तैयार है काम की, हमको शुरुआत कर देना है। दोस्तों, इलेक्शन अच्छाई और बुराई पे हुआ। आप लोगों ने देखा असेंबली का इलेक्शन अच्छाई और बुराई पे हो रहा था, और आपने ये 6 महीने 7 महीने के अंदर यह भी देखा कि अच्छाई और बुराई किन लोगों के साथ है। कल किसी का जन्मदिन था, बोले नेक काम, बोले जन्मदिन के मौके पर नेक काम। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चलता क्या ऐसा? बुराई करो माफी मांग लो, बुराई करो माफी मांग लो, फिर अच्छाई और बुराई। बहरहाल हम पीछे उसे छोड़ने वाले नहीं है, अच्छाई और बुराई तो हम बताने वाले हैं। चाहे अजमेर के अंदर गरीबों को खाना बांटो, कुछ भी कर लो, बहरहाल ये चीज तो पीछे छोड़ने वाले हम तो नहीं छोड़ने वाले। ये बात तो बिल्कुल तय है। तो ऐसी कितनी बुराइयां जो अच्छाई और बुराई का स्टेज से तकरीर किया करते थे, अच्छाई और बुराई की दुआई दिया करते थे। कई वीडियो ऑडियो वायरल हो रही, कुछ बाकी है। वो तो मटेरियल आने वाला, मैं तो बार बार बोल रहा हूं। लेकिन ये शहर की आवाम को अब फैसला करना है अच्छाई और बुराई का। शहर की आवाम को फैसला करना है। हम तो तामीर, तरक्की, डेवलप, गरीबों का साथ, गरीबों को साथ लेकर चलना, और शहर की आवाम को फैसला कर देना है इस इलेक्शन के अंदर। एक इंसान की कैपेसिटी होती है, एक परिवार की कैपेसिटी होती है, हिम्मत होती है। लेकिन बार बार अगर बिरादरी में बढ़कर
मसलक में बढ़कर, रिश्तेदारी में बढ़कर अगर जज्बात में यह शहर फैसला करेगा तो यह शहर के मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा परिवार, हमारे तमाम ही साथी जो मंच पे बैठे, हमारे हजारों जिम्मेदारान कार्यकर्ता, हम आवाम के बीच में रहते, आवाम का काम करते, गरीबों का काम करते, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते, हर तरीके से हम साथ रहते। लेकिन क्या होता है इलेक्शन के समय कि हम लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इतनी सीटें दो, इतनी सीटें दो कि झोली फैलाकर मुझे किसी से भीख ना मांगना पड़े कारपोरेटर से। इतनी सीटें दो, 43 सीट परफेक्ट होना मेयर बनाने के लिए, 43 सीट। मैं तो अगर आप आधा अधूरा मेजॉरिटी दोगे, कम देंगे, तो फिर ये झोली फैलाने का फिर जाना पड़ेगा किसी के पास। ये वक्त मेरे ऊपर मत लाइए। अगर आपने 43 कारपोरेटर चुनकर दे दिए, मेयर हमारा बैठ गया, तो आज मैं कुछ नहीं हूं। उसके बावजूद भी कम से कम 8 करोड़ का काम की मैंने मंजूरी अभी आपको बता दिया। मुझे बताओ आप, ये इलाका कितना मुजाफात था? तामीरी काम नहीं थे, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, रास्ते नहीं थे, सहूलत नहीं थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब ने, हम लोगों ने इस इलाकों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी, कामकाज किया, कामकाज करते रहते। और उससे बढ़कर आपको साथ लेकर चलते हैं, आपको साथ लेकर चलते हैं। एक आदमी छून कर आ जाता मजहब के नाम पर, एक आदमी मजहब का सहारा ले लेता, उसके बाद नुमानी नगर क्या है, कौन सा इलाका है, मुझे नहीं पता। नुमानी नगर में वर्कर नहीं दिखते, लेकिन वोट पेटी पे जरूर दिखती। ना कभी तुम्हारे सुख में, ना कभी दुख में, ना तुम्हारे मसाइल में, ना तुम्हारी गटर, ना कभी तुम्हारी रोड, ना कभी पानी, कभी ना तुमको जानना ना पहचानने वाला, लेकिन जरूर वोट दिखती है पेटी के ऊपर। तो क्यों ऐसा होता है? क्या कभी आपने सोचा? क्या आपने उसके ऊपर फिक्र किया? एक आदमी आता है, मजहबी बातें करता, वोट लेकर चले जाता, 5 साल गायब रहता, फिर इलेक्शन आता, फिर मजहब की दुकान लगाई जाती, फिर दुआएं दी जाती, फिर चुनकर चले जाता। ये कब तक? अब इलेक्शन पिटीशन मैंने दाखिल किया, इससे पहले भी किया था। मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का मकसद एक है कि मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए, मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए। आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, उम्मीदवार मुसलमान, वोट देने वाले मुसलमान। अरे मस्जिद के अंदर हम भी नमाज पढ़ते, हम भी कुरान पढ़ते, एक अल्लाह के रसूल को हम भी मानते। तो मजहब हमारे घर तक रहना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए। और बार बार मजहब का सहारा लेकर ये जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो बंद होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन पिटीशन मैंने फाइल किया। अब इलेक्शन पिटीशन तेजी से आगे चल रही है।
कम वक्त में तारीखें मिल रही है, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते की, 15 दिन की, 5 दिन की। अब मैंने सुना हूं कि अब घबराहट शुरू हुई, अब बाकी उम्मीदवारों को जमा किया जा रहा, ढूंढा जा रहा कि किस तरीके से इलेक्शन की तारीख बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ठीक है, वो कानूनी दांवपेच हो सकते, लेकिन अब मुझको नहीं लगता कि 16 सितंबर की जो तारीख है, मुझको ऐसा लगता है कि अब ये केस और तेजी से आगे बढ़ेगा, उस दिन से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और उम्मीद है, हाईकोर्ट से उम्मीद है कि हिंदुस्तान का तारीखी फैसला इंशाअल्लाह हाईकोर्ट देगी। बहरहाल मैं आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं, 20 नंबर वार्ड का पूरा पैनल इंशाअल्लाह आप चुन कर दो, 19 नंबर ये वार्ड का पूरा पैनल, 18 नंबर, 21 नंबर, उसके बाद और जो आगे पैनल बनेंगे, ये बाजू भी आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्टी जिसको टिकट दी आपको उसके साथ खड़ा रहना है। हक सबको है, टिकट मांगने का हक सबको है, सब टिकट मांग सकते, पार्टी में झगड़ा कर सकते, पार्टी में आगे अपनी बात रख सकते, लेकिन पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी, जो टिकट तय करती है, और पार्टी ने जिसका नाम ऐलान कर दिया, आपको उसके साथ लगा रहना है, उसके साथ खड़ा रहना है, मजबूती के साथ। हमारी वोट का खराब नहीं होना चाहिए, हमारी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वन साइड हमारे पैनल को गिरना चाहिए। बहरहाल बोलना बहुत है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों की जहन साजी करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने देखा जामनेर के अंदर क्या हुआ दोस्तों, हम लोग सब गए, प्रेस वाले गए, हम लोग गए, जामनेर से फोन आए तो मैं वहां गया। वहां जाने के बाद वो बच्चे को जिस तरीके से कत्ल किया गया, बहुत भयंकर, आप सुन भी नहीं सकते, दास्तान दास्तान नहीं सुन सकते, वो बातें नहीं सुन सकते। 4 घंटा मुसलसल वो लड़के को किडनैप करके एक गाड़ी के अंदर घुमाया गया, जगह जगह रोका गया, खेत में, जंगलों में उसके नाखून भी नोच कर निकाले गए और उसको घर के पास लाकर फेंक दिया गया। हम गए वहां, बातें सुनी, उसके माँ बाप को तसल्ली दी। 4 घर है वो गांव में, 4 घर मुसलमानों के, छोटा खेड़ा है, 4 घर है, वहां मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, कुछ नहीं। जामनेर से 25 किलोमीटर। वहां जाने का मकसद क्या था? ना मेरा कोई रिश्तेदार है, बस वहां के मुसलमानों ने फोन किया, हम वहां चले गए, हिम्मत दी और कानूनी मदद करने का हमने ऐलान किया। सिर्फ एक मुसलमान है, बीजेपी आरएसएस के लोग, फिरका परस्त तंजीमें के लोग इस तरीके से मुसलमान नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उसका मुकाबला कौन करेगा? वहां से बुलाया है, हम चले गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहीं पर, तेरे वहां गए ना, पीछे यहां घर है, यही घर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ब्लास्ट की, आरोपी थी भिक्खू चौक में, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, खुला छोड़ दिया गया। आज भी सवाल हमारे सामने है कि फिर बम ब्लास्ट किसने किया?
हमारे शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग दुनिया से चले गए। बाइज्जत बरी कर दिया जाता, बोलने वाला कोई नहीं। कौन लड़ेगा? यहां तो हमसे फुर्सत नहीं है हमारे मुखालिफ लोगों को लड़ने का। लेकिन हमारी पार्टी का मकसद है कि फिरका परस्त ताकतों से लड़ना। चाहे पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी फिरका परस्त ताकतें जहां मुसलमानों पर जुल्म करेंगी तो उनके खिलाफ में लड़ने का काम, आवाज उठाने का काम मैं कर रहा हूं। और अगर आपने, ईमानदारी से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर कॉरपोरेशन का चुनाव मुझको मेयर अगर यहां बैठा दिया, हमारी पार्टी का मेयर बन गया, तो यही झंडा लेकर हम महाराष्ट्र में निकलेंगे और मुसलमानों की ताकत बनने का काम करेंगे और फिरका परस्तों को मुंह को जवाब देने का काम करेंगे। ये तैयारी, इसके लिए ताकत लगती है, ताकत लगती है, पावर लगता है, सत्ता लगती है, गवर्नमेंट का पावर होना। और अगर पावर आप दे सकते हो, आपके हाथ में पावर है, एक मर्तबा तुम दे के तो देखो, एक मर्तबा दो, उसके बाद ये पूरे हमारे खानदेश भाग, मराठवाड़ा, नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, ये तमाम इलाके के अंदर जिस तरीके से फिरका परस्ती बढ़ रही है, हम एक मेयर के बलबूते, एक कारपोरेशन के बलबूते, एक झंडा लेकर महाराष्ट्र के अंदर निकल सकते हैं और हमारी ताकत बढ़ा सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं। ये पावर, तुम सत्ता समझो पावर। आज मैं स्टेट से बोल सकता फिरका परस्तों के खिलाफ, प्रेस में बोल सकता, मीडिया के सामने बोल सकता, लेकिन मैं असेंबली के अंदर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं हार गया हूं, इसलिए नहीं बोल सकता असेंबली में बैठकर। और जिसको शहर ने ताकत दी, पावर दिया, वो आदमी मुशारत चौक की पान दुकान छोड़ने तैयार नहीं, अंदर कुछ नहीं बोल रहा। फिरका परस्तों से मिली भगत, मिल के काम, मैनेज चल रहा है, काम, पैसा मिल रहा है, उनका काम चल रहा है। शहर को धोखा दिया जा रहा है, मां बहनों को धोखा दिया जा रहा है, शहर को मजहब के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, उलमाओं को धोखा दिया जा रहा है, पूरी शहर की आवाम को धोखा दिया जा रहा है, धोखा देने का काम किया जा रहा है। शहर समझता ही नहीं, शहर समझने तैयार नहीं है। अंधी अकीदत में शहर ये तमाम ही चीज बैठकर सोच ही नहीं रहा है कि कौन से रास्ते पे एक शख्स हमको लेकर जा रहा है। ये शहर को सोचने की अब जरूरत है। शहर ने नहीं सोचा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार का कुछ नहीं होगा, कोई शिवसेना, बीजेपी, आरएसएस वाले मेरे घर पर आकर मेरे पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन देहातों के अंदर मुसलमानों पे हमला करेंगे। ये शहर के मुसलमानों पे अत्याचार होगा, गरीबों पर अत्याचार होगा, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने पे अत्याचार होगा। इसका जवाब कौन देगा? ये तमाम चीजें आप लोगों को समझना है, सोचना है। बड़ी मालेगांव स्कूल का याद होगा, इस इलाके के अंदर है तो बोल रहा हूं। इलेक्शन के टाइम, इससे पहले बोला था इलेक्शन हारने के बाद, मालेगांव स्कूल के टीचरों ने, कुछ लोगों ने हमारे बच्चों के जहन खराब किए थे, जहर भरने का काम किए थे, प्रचार मेरे खिलाफ करने का काम किए थे। होना चाहिए क्या ये? हम हमारे बाल बच्चों को इसलिए भेजे अच्छी तालीम मिले, अच्छी तरबियत मिले, पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन नहीं, शेख आसिफ नहीं चलेगा,
इतनी ज़हनियत खराब। वो बोलते ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, लाठी दिख नहीं रही लेकिन आवाज जरूर आ रही है, शहर सुन रहा है। मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खामोश हूं, सीधा साधा इंसान हूं। अत्याचार मुझ पर कर लिए, मेरे पे जुल्म कर लिए, मुझे दबाने की कोशिश करे, कब्रिस्तान पहुंचाने की कोशिश करे कि हार जाएगा, मर जाएगा। मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, खामोश बैठा हूं, कपड़े संभाल रहा हूं, तमाशा देख रहा हूं। और ऐसे बहुत देखूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता कि तुम ये शहर को कहां लेकर जाना चाहते हो, कौन से रास्ते पर लेकर जाना चाहते हो, कौन से रास्ते पर। अगर झोपड़पट्टी के बच्चे, गरीब बच्चे अगर वहां तालीम हासिल करना जाते हैं तो तुम्हारी काम है कि उनको अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। तुम उनके जहन में जहर बनने का काम करते हो। इसके लिए सिर्फ एक आदमी छूकर आ जाए, जिसके लिए तुमने किया था ना, उसने ही तुम्हारी कब्र खोदने का काम असेंबली के अंदर किया। मैंने तो कुछ नहीं किया, खामोश बैठा हूं। जाबिर भाई गलत बोल रहा क्या? कुछ किया मैंने? पूरा महाराष्ट्र सुन रहा, जिसके लिए तुमने किया, तुम्हारी कब्र वो आदमी ने खोदा। मैं तो कुछ नहीं, खामोश बैठा हूं, बैठे रहूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जाबिर भाई की एक न्यूज मुझे कल बहुत पसंद आई। यार, स्कूल के चेयरमैन साहब को जमानत नहीं मिली, एक पेपर में खबर नहीं। मैं भी बहुत हैरान है ये बात से। असल में पेपर इसलिए छपते हैं शहर के अंदर कि शेख रशीद परिवार के खिलाफ कोई न्यूज मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए भी छपते हैं, क्या कोई गरीब के ऊपर अत्याचार हो जाए तो छपते हैं। ये सोचना पड़ता है हमको भी। अरे हमारी भी नजर है, हम भी देखते हैं, हम भी पेपर पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। लिखना चाहिए। साफत किसको बोलते हैं? कलम उठना चाहिए, लेकिन कलम नहीं उठ रही है। ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल तो यह है, शहर सोच रहा, बोलता नहीं, अलग बात है, गरीब लोग बेचारे क्या बोलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सवाल है। ठीक है, जनरल चर्चा है, कई लोगों की ब्लैक हो जाती न्यूज, हट जाती न्यूज, अखबारात में खबर नहीं आती, हमको दिखता है। कोई बलात्कार भी कर लेता है, उसकी खबर नहीं आती। लेकिन झोपड़पट्टी का लड़का कोई लड़की भी छेड़ देता तो उसकी खबर बन जाती है। ये तरीके कहां ले जा रहे? मैं यही बोलना, सिर्फ सवाल कहां जा रहा है, किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो शहर को, किस रास्ते पर लेकर जा रहे हो? ये शहर ने संजीदगी से बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे तो तुमको कोई हक वक नहीं है कि तुम कौम और मिल्लत की बात करे, मुसलमानों की बात करे, शहर को बचाने की बात करे। तुमको हक वगैरह नहीं है, कोई हक नहीं है। पहले अपने अंदर झांको, अपनी खुद की इस्लाह करो, उसके बाद दूसरों की इस्लाह करना। लेकिन ये तमाम ही चीजें शहर में खत्म होती जा रही है, धीरे 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 खत्म होती जा रही है। बोलने वाला कोई नहीं। उम्मीद थी कि कुल जमाती तंजीम को सलाह दिया था, मशवरा दिया था, आज तक जवाब नहीं आया। कल देखा एक यूट्यूब पर कि मेमोरेंडम देते हुए एक साहब नजर आए। जब मैंने लाइन में देखा, वो मेमोरेंडम के अंदर
दो आदमी के ऊपर छेड़खानी का इल्जाम है। अब वो हमारी क्यादत करेंगे? 12 रबीउल अव्वल को ऐसे लोग हमारी क्यादत करेंगे? कल का यूट्यूब चैनल उठाकर देखना, एसपी साहब को कौन मेमोरेंडम दे रहा, उनके चेहरे देखना। और मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूं, चैलेंज दे के जा रहा हूं, कल मेरा जवाब देना बात का, परसों प्रेस लेके सबूत दूंगा। ऐसे लोग क्यादत करेगा हमारी? हम तुम्हारे बंधे हुए लोग हैं, तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों अच्छे लोग नहीं आ रहे आगे? क्यों माशरे में सुधार नहीं आ रहा? क्यों ऐसे गंदे लोग को बाजू में नहीं फेंका जा रहा? कोई भी दीनी तंजीम हो, अच्छे लोग आगे आना चाहिए, हम कबूल करेंगे। लेकिन अगर हम पर कोई थोपेगा, बुरे लोगों को थोपेगा, गंदे लोगों को थोपेगा, बाल बेटी को छेड़ने वालों को हम पर थोपे जाएंगे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजहब की ठेकेदारी नहीं किसी ने दी तुमको। और डिपार्टमेंट से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ऐसे गंदे लोगों को जुलूस से अगर दूर रखा जाएगा तो मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा, इस्तकबाल। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में गंदे लोग होने ही नहीं चाहिए। एकदम साफ तौर पर मेरा बोलना है शहर की आवाम से, आप आवाज उठाओ, आप आवाज उठाओ, आपका हक है, आवाज उठना चाहिए, आवाज निकलना चाहिए। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, खामोश है, सब चल रहा है, हड्डर्मी चल रही है, दादागिरी चल रही है, कोई बोल नहीं रहा है, सब खामोश। ट्रस्टों में भी बने रहेंगे, ट्रस्टों में भी बने रहेंगे, हड्डर्मी से छोड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे गरीब उलमाओं को, मदरसे के लोगों को, दरगाह के लोगों को दबाएंगे, हटेंगे नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो ठीक है, लेकिन फिर हमारी इस्लाह करने मत आना, हमको तुम बताना मत अच्छाई और बुराई। इस तरीके से काम ये शहर में चल रहा, कौन बोलेगा? बाकी बहुत सारे मटेरियल बोलने के वक्त बोलूंगा, लेकिन क्योंकि इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा, 12 रबीउल अव्वल तक कोई प्रोग्राम नहीं होगा, मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, इसलिए आज मीडिया के सामने शहर में ऐलान कर दे रहा हूं, मैसेज पहुंचा दे रहा हूं, मशवरा समझो, लेकिन इस पे मंथन, इस पे बहस होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए, उलमाओं को बैठना चाहिए, जिम्मेदारान को, तंजीमों को बैठना चाहिए। जुलूस निकालने वाली मोतबर तंजीम है, 100 साल रिकॉर्ड है, उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहां से कौन सी आवाज आ रही है, कौन अपील कर रहा है, ये तमाम ही चीजें सोचना चाहिए। लेकिन खामोश है सब, शहर खामोश है। इसलिए आज मैं बोल दिया, कल गाली पड़े तो भी तैयार, तनकीद हो तो भी तैयार है, अपनी तो सब तैयारी, अपन सब प्रूफ है, वो बोलते वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, क्या सब अपन तैयार है, जो तनकीद करना है करो। और इसलिए कि सच्चाई पे, हम सच्चाई पे है, सबूत हाथ में रख के शेख आसिफ बात करता, बिना सबूत के शेख आसिफ कभी बात नहीं करता। बहुत खुल के बोल सकते, लेकिन मां बहने मेरी बातें सुन, इसलिए थोड़ा
दरगुजर कर रहा हूं, लेकिन अब ये शहर के तालीमी आधारों को भी संजीदगी से लेना, उनको भी बैठना चाहिए, समझना चाहिए, अपने स्कूल के टीचरों की भी इस्लाह करना चाहिए, मदरसे के अंदर दीनी तंजीमों को भी बैठना चाहिए, उसकी इस्लाह होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ये तमाम ही टॉपिक्स, जब तुम अच्छाई और बुराई की बात कर रहे हो, जब शहर को सुधारने की बात, कोई कमेटी बनी, शहर सुधार कमेटी, उन्होंने भी बैठना चाहिए। कमेटियां बनती है, काम होता है, बात होती है, तो सब बैठो, तालीमी अदारे बैठे, दीनी तंजीमें बैठे, बुनकर बैठे, मजदूर बैठे, समाज के हर तबके के लोग बैठकर सोचे शहर कहां जा रहा है। जब बुराई खत्म होगी, बुराई ऐसे खत्म होने वाली नहीं है, और समझेंगे कि नहीं बुराई हम सिर्फ जलसा कर लेंगे, तकरीर कर लेंगे कि बुराई खत्म होगी नहीं। ऐसे सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, बराबरी का हक देना पड़ेगा, एक सब में सबको खड़े रखना पड़ेगा, इंसाफ की बात करना पड़ेगा, अमीरी और गरीबी में फर्क खत्म करना पड़ेगा। जब सुधार आएगा शहर में, माशरे में, तो आने होने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। एक ब्यूटी पार्लर की भी, जो गलत है गलत, ब्यूटी पार्लर में जो कुछ हुआ उसकी मुजम्मत, लेकिन दूसरी बाजू जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई जो शहर में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, उनके घर पे सुधार कमेटी कब जाएगी, उनके दर पर कब जाएगी। ब्यूटी पार्लर के दर पर गए, अच्छी बात है, उनके कान खींचे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बाजू में जो बुराई पनप रही है, उनके दर पर आप कब जाओगे, उनके दर पर भी जाओ। जब इंसाफ, न तो ब्यूटी पार्लर के पीछे का राज तो मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने मौलाना को इस्तेमाल कैसे किया, मुझे मालूम है, बोलना नहीं चाहता। ये तमाम ही चीजें नहीं चलने वाली। अगर शेख आसिफ अगर बोल रहा है कि बुराई खत्म होना चाहिए, तो पहले शेख आसिफ ने सोचना चाहिए कि मैं ये ऐलान कर रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं, तो मैं साफ सुथरा हूं या नहीं, हूं या नहीं, उसके बाद बोलना मुझे हक है, तो मुझे भी हक नहीं है। तो तमाम ही चीजें अब बोलूंगा, नहीं तो कब? अगर मैं आज नहीं बोला तो कब बोलूंगा? और इसलिए ये बातें मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने मुझे हक दिया है। शहर की आवाम ने 1,10,000 वोट दी, आपने हक दिया तो मैं बोल रहा हूं। अगर आप मुझे हक नहीं देते तो मैं बोलता ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बहुत सारी बातें, इलेक्शन अभी आएंगे तो नवा नवा आइटम शुरू होगा, नवी नवी बातें शुरू होगी, और नहीं तो मैंने सुना, जाबिर भाई शायद आपके ही चैनल पे सुना कि हमारे शहर के एमएलए साहब ने बयान दिया कि मैं चाहूंगा कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा जानशीन कोई हाफिज रहे। ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, हाफिज है, हाफिज है, ऐसा ही है ना बयान दिया हजरत ने। इसका मतलब आलिम नहीं होना चाहिए, आलिम नहीं होना चाहिए, मौलाना नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा मुफ्ती नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ मेरा बच्चा एक हाफिज है, सिर्फ वही उत्तराधिकारी रहेगा। बात समझ? यानी
वो क्या बोलते ना, मंतिक मंतिक बातें, दरमियानी बातें जो पकड़ में ना आए। अच्छी बात है, सबको अधिकार आना चाहिए, आपके फर्जंदों को भी वेलकम, लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हजरत, आप पूरे शहर में तमाम ही लेडीज सीट जो तुम खड़ा करोगे ना, क्या नहीं करोगे? इसका भी जवाब दे दो। लेडीज सीट तुम्हारी पार्टी से टिकट दोगे या नहीं? क्योंकि तुमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर पॉम्पलेट निकाला था कि लेडीज को वोट देना नहीं। तो क्या सवाल है, क्या आप कॉर्पोरेशन के चुनाव में लेडीज उम्मीदवार नहीं उतारोगे? और अगर आप उतारोगे तो फिर आप तमाम ही लेडीज उम्मीदवार आलमा उतारोगे क्या? या तमाम ही सीटों के ऊपर जो जेंट्स उम्मीदवार रहेंगे वो सिर्फ हाफिज रहेंगे क्या? ये ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। तुम्हारा जानसीन हाफिज होना, नया पूरे वार्ड का कारपोरेटर हाफिज नहीं चलेगा तुमको, इस्लामपुरे से हाफिज नहीं चलेगा, नहीं। तुम्हारा लड़का जानशीन होना एमएलए के लिए, इसके लिए हाफिज, लेकिन दूसरी कैटेगरी आप नहीं मानोगे, आप सबको दोगे। तुम्हारी जब लिस्ट आएगी ना, जब जलसे में पढ़ के बताऊंगा, फिर जो लिस्ट तुम डिक्लेयर करोगे ना उम्मीदवारों की, तो जब हम बताएंगे कि तुम्हारे उम्मीदवार के अंदर कितनी अच्छाई और बुराई है और कितने कारनामे हैं, उनका फाइल खोलेंगे फिर हम। तो अपने मुफाद के लिए अच्छी बातें बोलना, अपने वर्करों के कान को खुश करना, और जहां पर अपना मुफाद नहीं रहेगा वहां माल डब्बे में काम चलते रहे, बस इस तरीके का सब छचन होगा, छचन होगा। बाजू में अजीज कल्लू स्टेडियम के अंदर फिर अभी इस्तेमा का ऐलान हो जाएगा, आपा का इस्तेमा है, फिर मां बहनें बिचारी जाएगी फिरदौसगंज की, महवी नगर की, नुमानी नगर की, दातार नगर की, फिर वहां पर धीरे 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 बोलते बोलते फिर भैया, फिर मजहब के नाम पर वोट मांग लेंगे। मैंने तो सुना कि अभी शायद भी फूक कर दे रहे, माल ले रहे, फीस अभी लीला नहीं है, मेरी मालूमात पक्की है। शायद फूक कर, तावीज, गंडा, क्या क्या है, लेकिन 5,000, 15,000, 25,000, 51,000 का पैकेज धंधा चल रहा। दुआ अल्लाह से मांग लो, पैसे लगते क्या? जहां दुआ के पैसे, तावीज के पैसे, शहद के भुगाए पैसे, बात खत्म हुआ, नियत खराब, माल डब्बे में। तो ये तमाम ही चीजें सब शुरू है गांव में, सब तरीके से सिर्फ वोट हो जाए, सत्ता मिल जाए, माल हम कमा ले, घर भर जाए, करोड़पति हो जाए, मुफाद हासिल हो जाए, शहर जाए, इस तरीके का काम इस शहर में चल रहा है। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के समझने की जरूरत है इलेक्शन को आपको। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, बस मुझे किसी के सामने जाकर झोली ना फैलाना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, वो आप कर सकते हैं। अगर आप बढ़ गए, आप भटक गए, तो फिर ये चीज हम मेयर नहीं बना पाएंगे, वही काम फिर आगे आएगा जो मैं नहीं चाहता। उम्मीद है कि आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप अभी से बेदार हो जाओ और पार्टी को मजबूत करो। आखिर में मैं मन्नान सर, उनके तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अच्छा प्रोग्राम आपने रखा, हमारा इस्तिकबाल किया,
मैं आपका शुक्रिया अदा करता